हमारा जो टॉपिक चल रहा है बिहार एएनएम का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, उसमें हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 6, समुदाय की संरचना, कार्य विशेषता और प्रशासनिक व्यवस्था। आज हम इस टॉपिक में ये देखेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक है समुदाय की संरचना, कार्य विशेषता और इसका प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती है। तो इसमें देखते हैं हेल्थ एजुकेशन एंड टू फैमिलीज हेल्थ। फर्स्टली इसमें मतलब ये है कि जो कम्युनिटी में हम विजिटिंग के टाइम पे जाते हैं तो कम्युनिकेट कैसे करते हैं मदर, और जो हेल्थ होती है उस पर फोकस कैसे करते हैं वो है। माताओं और परिवार को स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन टू फैमिलीज। हेल्थ एजुकेशन हम कैसे देंगे, क्या देंगे, ठीक। ये है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी बताएंगे वीडियो के लास्ट। वीडियो को सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। चलते हैं। हमारा एक एएनएम का मुख्य कार्य जो होता है प्रिवेंशन। ये नहीं है कि सिर्फ कोई बीमारी होगी तो उसकी फर्स्ट एड केयर देनी है, फर्स्ट एड केयर की नीड ही ना पड़े उसको भी रोकना है। तो एक एएनएम का जो मेन काम होता है, मेन पर्पस होता है प्रिवेंशन होता है, किसी भी बीमारी से उसे रोकना, ठीक है। जब आप माताओं को शिक्षित करती हैं तो आप शिशु मृत्यु दर आईएमआर को कम करने में मदद करती है। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर आप उसे हेल्थ एजुकेशन के बारे में शिक्षित करती हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी हद तक जो है आईएमआर को भी कम करती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या प्रमुख प्रमुख जो शिक्षण क्षेत्र की एरियाज ऑफ एजुकेशन, किन किन एरियाज में किन किन जो कौन कौन से मेन क्षेत्र हैं जिनमें आप एजुकेशन दे सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पोषण संबंधी शिक्षा, न्यूट्रिशन एजुकेशन। न्यूट्रिशनल एजुकेशन है हमारा, जैसे कि ये हमारा माइंड में सारी चीज़ें टारगेट्स होती हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक पे एजुकेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशनल एजुकेशन होता है। यहाँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, माता को समझाएं कि जन्म से पहले 6 महीने तक, जन्म से पहले 6 महीने तक केवल क्या करवाना है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, ऊपर का कुछ भी पानी नहीं देना है। इससे हम क्या करते हैं, मदर को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, उसके साथ साथ हम बच्चे को भी कई कई बहुत सारी बीमारियों से बचा रहे हैं। इसमें तो 2 पर्पस हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो एक मदर को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे 2% की जान एक साथ बचती है। यहाँ पे प्रथम गाढ़ा दूध, कोलेस्ट्रम, प्रसव के तुरंत बाद निकलने वाला पीला जो गाढ़ा दूध होता है, पहले बच्चा जो पहला टीका होता है, फर्स्ट वैक्सीनेशन होता है जो फर्स्ट कोलेस्ट्रम, ठीक है। इसे कभी फेंकना नहीं चाहिए। कुछ गाँव में रूरल एरियाज में ये रूढ़ियाँ होती हैं पुराने ज़माने की, जो फर्स्ट मिल्क होता है उसे फेंक देना चाहिए, उसके बाद बेबी को देना चाहिए। बट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, वो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क ही होता है, उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, उसे बच्चे को देना चाहिए। पूरक आहार कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कभी स्टार्ट करनी चाहिए, आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। 6 महीने के बाद। अब ये भी नहीं कि हमें बहुत ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है तो हम 6 महीने हो गए उसके बाद भी 1 साल तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसके बाद क्या होगा, बच्चा जो होगा माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा क्योंकि उसके ब्रेस्ट फीडिंग से सिर्फ उसकी जो एनर्जी रिक्वायर है वो कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। 6 महीने के बाद माँ को दूध के साथ साथ अर्ध ठोस आहार जैसी मछली हुई, दाल, खिचड़ी, फल शुरू करना क्यों ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उसे माल न्यूट्रिशन ना हो बच्चे को, और क्योंकि उसमें ग्रोथ होती है तो उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग उसे डाइट भी प्रॉपर चाहिए। तो इसीलिए उसके साथ ये जो खाना है, ठोस सॉलिड सॉलिड खाना है, ये स्टार्ट करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। परिवार को राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के बारे में बताएं। जो परिवार होती है, फैमिली होती है, उसको जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके बारे में बताना कि ये इम्यूनाइजेशन है, इसका ये इफेक्ट होता है, इस वैक्सीन का ये क्यों लगवाना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हेल्थ एजुकेशन उन्हें अच्छे से समझाना। परिवार को उन्हें समझाएं कि टीका टीका किस बीमारी से बचाता है और उसका अगला टीका कब लगेगा। जैसे यही मैंने आप भी बताया कि जो वैक्सीनेशन है वो क्या है, किस बीमारी से बचाएगा और क्यों लगाना इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट आज लगेगा तो नेक्स्ट कब लगेगा, ताकि वो उस डेट को याद रखें और रिकॉल करके उस डेट पे आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है। या फिर आप जब उनके पास जाएँ तो उन्हें अजीब ना लगे कि ये अब फिर से क्यों आ गए, तो उन्हें माइंड प्रिपेयर रहे कि हाँ ये अब टीका दोबारा से ही लगना था, ठीक है। तो टीके के बाद होने वाले हल्के बुखार या सूजन से घबराएं नहीं, बजाय उसका उपचार ठंडी पट्टी या पैरासीटामोल बताएं। कि जैसे कि अब वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो ये नहीं कि वैक्सीनेशन कर दिया बस जाने के लिए बोल दें, उन्हें उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स, माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी बताएं। ऐसी कंडीशन में उन्हें घबराना नहीं, और उन फर्स्ट एड केयर वो क्या कर सकते हैं खुद से, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठंडी पट्टी रख सकते हैं या पैरासीटामोल, फीवर अगर आ रहा है तो पैरासीटामोल ले सकते हैं, पैरासीटामोल की दवाइयाँ भी साथ में दें उन्हें, 1 टैबलेट 2 टैबलेट, ठीक है। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता, हाइजीन, हाथ धोना, खाना खिलाने से पहले और डायपर बदलने के बाद साबुन से हाथ धोना बीमारियां जैसे दस्त को रोकने के का सबसे सरल तरीका होता है। साफ पानी पीने को ढककर रखना और उबालकर ठंडा करने
करके उपयोग करना, जैसे कि हाथ धोना, खाना खिलाने से पहले और बाद में। ये जो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने का होता है, ये बताना। तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, अगर वो पर्सन ना अपनी मतलब हाइजीन में आदत में डाल लेता है, तो इससे क्या होता है, बहुत सारी बीमारियाँ बच जाती हैं। जैसे कि कोई हाथ धोना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, हैंड वॉशिंग, क्योंकि खाना खिलाने से पहले, उसे खाना खिलाने से पहले इसलिए हैंड वॉशिंग ज़रूरी होता है। ये नहीं कि 10 मिनट पहले धुला था तो अभी तक क्लीन है। इन केस हमें याद नहीं उस टाइम पे हमने क्या टच किया और किससे हमारे हाथ में जर्म्स आ गए, कौन से जर्म्स हमारे बच्चे के पेट में चले जाएँ और उससे बीमारी फैल जाए, ठीक है? तो हमें क्या, ऑन द स्पॉट जब हमें खाना खिलाना है, उसी टाइम पे हाथ धुलना है, उसके बाद खाना खिलाना है। फिर और डायपर बदलने के बाद, डायपर बदल रहे हैं अगर बेबी का, तो तुरंत हैंड वॉश करना है, ये नहीं कि हम थोड़ी देर बाद में धुल लेंगे, ठीक है? साबुन से हाथ धोना, बीमारियों जैसे दस्त, ये जो डिहाइड्रेशन होता है, डायरिया हो जाता है, इनको रोकने का बहुत ही ईज़ी मेथड है, ठीक है? साफ पानी, पानी को ढककर रखना और उबाल कर ठंडा करके उसको यूज़ में लेना। नाखूनों की सफाई, बच्चों को के नाखून नियमित रूप से काटना ताकि पेट के कीड़ों से बचाव हो सके। जो बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो नेल्स जो हमारे होते हैं, इसमें छोटे-छोटे जर्म्स होते हैं और ये कीड़े बन के रूप में बच्चे को ग्रसित हानिकारक हो सकते हैं, ठीक है, बच्चे के लिए। विकास की निगरानी, ग्रोथ मॉनिटरिंग, माताओं को ग्रोथ चार्ट या रेट टू हेल्थ चार्ट के बारे में बताएं। उन्हें समझाएं कि हर महीने बच्चे का वजन कराना क्यों ज़रूरी है, ताकि कुपोषण, माल न्यूट्रिशन की पहचान समय रहते हो सके। सामान्य बीमारियों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ इलनेस, दस्त, डायरिया, ओआरएस बनाने का सही तरीका जो होता है, जिंक की गोलियों का महत्व समझाएं। जो मैनेजमेंट ऑफ इलनेस में क्या करेंगे, जैसे कि किसी बच्चे को अगर डायरिया हो गया तो उसे ओआरएस और जिंक कौन सा किससे देंगे, कितने टाइम तक यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें समझाएंगे उसमें। डेंजर साइंस, परिवार को पहचानना सिखाएं कि कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उन्हें उन्हें ये बताना कि अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उन्हें घर पे ओआरएस के सहारे नहीं रहना है, डॉक्टर को दिखाना है। उनको मतलब जो डेंजरस साइंस होते हैं वो पहचानना सिखाना कि ये डेंजर होता है, ये नॉर्मल होता है, ये सारी चीज़ें हेल्थ एजुकेशन में दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या देखते हैं, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो फिर उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बच्चे सुस्त हो या झटके, कन्वल्जन्स आ रहे हो, बच्चे को सीजर्स, फिट्स आ रहे हों, तो डॉक्टर के पास जाना है। पसलियाँ चल रही हो, तेज सांस जैसे निमोनिया हो गया हो, तो डॉक्टर के पास जाना है। लगातार उल्टी हो रही हो तो भी डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है? और सुरक्षा और दुर्घटना से बचाव, सेफ्टी एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन, यहाँ पे क्या है, बच्चों को छोटी चीज़ें जैसे सिक्के, मोती से दूर रखना ताकि वह उसे निगल ना सके, चॉकिंग करना, ठीक है? ये सारी चीज़ें मतलब दूर रखना बच्चे से। जो बच्चे के एरिया होता है खेलने कूदने का, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ ना रखना जिससे बच्चे को हार्म हो। बिजली के बोर्ड और धारदार चीज़ों से बचाव की शिक्षा देना। शिक्षण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ फॉर एनम, यहाँ पे आप देखते हैं मेथड्स फॉर एनम। तो होम विजिट, घर घर जाकर बच्चे के वातावरण को देखना और सुझाव देना। ये देखना कि बच्चे का जिस इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है वो इन्वायरमेंट कूल है या नहीं है, ठीक है? VHND, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस। ये जैसे हमें वर्ड, जैसे वर्ड देखा उसका फुल फॉर्म याद है, वैसे आप सभी को भी ऐसे वर्ड्स देखो उसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए एक लाइन में। मेरा बस यही टारगेट है, ठीक है? समूह में माताओं को डेमो जैसे ओआरएस बनाना के ज़रिए सिखाना। एक छोटा-सा मतलब डेमो डेमो दिखाना कि ओआरएस को ऐसे बनाया, ऐसे घोला और इतने टाइम तक यूज़ करना है और ऐसे-ऐसे देना है। तो ये डेमो क्या होता है, हम जो चीज़ें बताते हैं वो कुछ टाइम में भूल सकते हैं, बट डेमो हमेशा माइंड में रिकॉल रहता है, ठीक है? परामर्श काउंसलिंग, माताओं को जो माता की शंकाओं को धैर्य से सुनना और सरल भाषा में जवाब देना। जैसे कोई माता है, उसे कोई डाउट है तो उसको नॉर्मल लैंग्वेज में सुनना और उसका जवाब देना, ठीक है? महीने की जो पहली डोज़ होती है, फर्स्ट डोज़, वो 9 महीने की उम्र में खसरे के टीके के साथ दी जाती है, ये भी हमें उन्हें बताना है, ठीक है? और 6 महीने तक स्तनपान कराने से बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ती है। ये मतलब हाँ, जो हेल्थ एजुकेशन देनी है ना, उस टाइम पे उन लोगों को ये बताना है कि जो हाँ, 6 मंथ तक अगर सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देते हैं तो उससे क्या होता है, जो बच्चे की इम्यूनिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम केएमसी। केएमसी से बेबीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जब बच्चे का जैसे लो बर्थ वेट जो बेबी होते हैं उनको केएमसी दी जाती है। मेनली फ़ोकस उन पे होता है जो लो बर्थ वेट होते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या करना है, इन हमको माता को केएमसी सिखाना है कि केएमसी जो है वो एक मदर अपने बच्चे को कैसे दे सकती है, ये दे बताना है। इससे मतलब केएमसी से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे जो एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो केएमसी को हमें हल्के में नहीं लेना है। इसमें क्या होता है, स्किन टू स्किन बच्चे को कॉन्टैक्ट करना है बच्चे से। माँ को मतलब केएमसी ऐसा नहीं कि सिर्फ मदर देती है, फैमिली का कोई भी जो पर्सन है, जैसे फादर है, ग्रैंड मदर है, कोई भी केएमसी दे सकता है।
इसमें क्या करना होता है, बच्चे को माता की छाती के बीच सीधा वर्टिकल रखा जाता है। इससे बच्चे का जो तापमान होता है वो बना रहता है। स्कैल्शो ब्रेस्ट फीडिंग केएमसी स्तनपान को बढ़ावा देता है। फ़ायदे, इससे हाइपोथर्मिया से बचाव होता है और बच्चा जल्दी से वजन बढ़, ठीक है। जो केएमसी होती है इसमें ये वेट गेन करता है बच्चे का। ये प्री टर्म बेबीज या लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं उनको केएमसी दी जाती है। अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट कि IMNCI नवजात और बचपन की बीमारी का एकीकृत प्रबंधन। यह टॉपिक जो होता है ना एएनएम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मार्क कर लेना और ये अच्छे से हाईलाइट करके रखना है। आपको ये समझाना होगा कि घर पर कब इलाज करना है और अस्पताल में कब ले जाना है, ठीक है। ये डिफरेंस जो होता है ना बीच का, फर्स्ट एड केयर कब देनी है और फर्स्ट रेफर कब करना है, ये कम्युनिटी में लोगों को हेल्थ एजुकेशन के टाइम पे बताना है। इसमें कलर कोडिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कलर, मीनिंग और माता को सलाह, एक्शन क्या हम देंगे, अब इसमें ये देखते हैं, ठीक है। अगर पिंक कलर है किसी मदर का, जैसे कि हम फैमिली एजुकेशन दे रहे हैं या उसका असेसमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइप पे उस मदर को पिंक कलर मिलता है, तो उसमें क्या होगा, अर्जेंट या तुरंत अस्पताल ले जाने रेफर करना होता है। येलो कलर में मध्य स्थिति, जैसे दवाएं देकर घर पर देखभाल की जा सकती है, फर्स्ट एड केयर। ग्रीन है तो सामान्य स्थिति है, उसमें कुछ ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल है, ठीक है। इसमें ये कलर कोडिंग याद रखना है कि पिंक कलर अगर किसी पेशेंट को या किसी महिला को पिंक कलर मिलता है तो उसे क्या करना है, अर्जेंट है और तुरंत उसे हॉस्पिटल रेफर करना है। विकास के मील के पत्थर, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स देखेंगे। अब डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं, माताओं को शिक्षित करें कि बच्चा कब क्या करना शुरू करेगा ताकि वो समय रहते समस्या पहचान सके। कि मतलब जो मदर्स होती हैं, जो फर्स्ट टाइम या प्री टर्म मदर्स होती हैं, प्राइमी होती हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि वो बच्चे को जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको लेकर अवेयर नहीं होती है, तो उनको ये बताना है कि बच्चे में कब किस टाइम पे चेंजेस आएंगे, ठीक है। 3 महीना बच्चा अपने गर्दन संभालने लगता है, जैसे नेक होल्डिंग कर लेता है। 3 मंथ पे 5 से 6 महीने पे सहारा देकर वो बैठ सकता है। 8 से 9 महीने पे क्या होता है, वो बिना सहारे के भी टेक बैठ सकता है। 12 महीने या 1 साल में बच्चा जो होता है वो खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है, ठीक है। और 110 दो शब्द भी बोल सकता है। अगर 12 महीने हो गए या 1 साल का बच्चा हो गया, वो खड़े होकर चलने की कोशिश नहीं कर रहा है या अपने मुँह से कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मदर को हॉस्पिटल में डॉक्टर को ये दिखाना चाहिए। तो ये जो माइलस्टोन्स होते हैं वो एक माँ को हेल्थ एजुकेशन के टाइम पे बताना है, ताकि अगर ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, इनसे अपोजिट कुछ हो रहा है, तो उन्हें अवेयर होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। यदि बच्चा 18 महीने तक नहीं चलता है तो यह खतरे का संकेत होता है और माता को तुरंत सूचित करना चाहिए, ठीक है। सूचना करना चाहिए अपनी माँ, जो मदर है उसे तुरंत एएनएम को या सीएससी पीएससी पे जाके उसे बताना चाहिए कि, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, विटामिन ए की खुराक। विटामिन ए की प्रोवैक्सिलिटी, माताओं को समझाएं कि आंखों की रोशनी और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत जरूरी होता है। पहली खुराक जो होती है 9 महीने 1 लाख देते हैं, उसके बाद 5 साल तक 6 6 महीने पे 2 2 लाख यूनिट देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ MCQs है, इंपॉर्टेंट MCQs इस टॉपिक से रिलेटेड, वो कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी वीडियो क्लास जो है आज की यही रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशु को जन्म के बाद सबसे पहले दिया जाने वाला जो गाढ़ा पीला दूध कोलेस्ट्रम होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो यह केवल बच्चे का पेट भरने के लिए होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडीज और रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। यह पचाने में बहुत कठिन होता है, या इसका कोई विशेष लाभ नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो WHO के अनुसार अन्य स्थापन स्कल्शो ब्रेस्ट फीडिंग कितने समय तक कराया जाना चाहिए, 3 महीने तक, 6 महीने तक, 9 महीने तक या 1 साल तक। तो इसका ब्रेस्ट फीडिंग है 6 महीने तक, ऑप्शन नंबर बी राइट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे को पूरक आहार कम्प्लीमेंट्री फीडिंग किस उम्र में शुरू कराना चाहिए, किस उम्र में कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में या 8 महीने में। तो 6 महीने पूरे होने पर, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन ए की पहली खुराक बच्चों को किस आयु में और किसके साथ दी जाती है। तो 6 महीने पर पोलियो के साथ पहली खुराक, 9 महीने पर खसरे MR के साथ, 12 महीने पर DPT के साथ, जन्म के समय BCG के साथ। जो फर्स्ट डोज होती है वो 9 महीने पर MR के साथ दी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ORS का घोल बनाने के बाद उसे अधिकतम कितनी अवधि तक उपयोग किया जाता है, 6 घंटे तक, 12 घंटे तक, 24 घंटे तक, 48 घंटे तक। तो अधिकतम यहाँ पे पूछा गया है, तो
24 घंटे तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। बच्चे के विकास की निगरानी ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? ऊंचाई मापने वाला टेप, रोड टू हेल्थ कार्ड, थर्मामीटर, रक्तचाप। यहाँ पे ग्रोथ टू मॉनिटरिंग है, ग्रोथ टू मॉनिटरिंग का सीधा कनेक्शन होता है रोड टू हेल्थ कार्ड से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। शिशु में खतरे का संकेत डेंजर साइन कौन है जिसके दिखने पर तुरंत अस्पताल जाना चाहिए? डेंजर साइन कौन से होते हैं? बच्चे का सामान्य से अधिक सोना, बच्चा ज़्यादा सो रहा है, डेंजर साइन है। ये पसीने का चलना, तेज सांस लेना, दिन में 2-3 बार पेशाब करना, मुस्कुराना और खेलना। तो यहाँ पे जो डेंजर साइन होता है, ये सीवियर साइन पूछा गया है। बस पसीने का चलना और तेज सांस लेना, मतलब निमोनिया हो गया है, डेंजरस साइन हो, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। दस्त के दौरान बच्चों को जिंक की गोली कितने दिनों तक देने की सलाह दी जाती है? ये हर में जब भी जिंक का नाम आता है तो मैं इसको डोज और टाइमिंग दोनों बताती हूँ। तो आई होप इसमें आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। 3 मंथ, 3 दिन, 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज। तो जिंक की गोली 10 mg 14 डेज। ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाथ धोने की शिक्षा देते समय सबसे महत्वपूर्ण समय क्या बताना चाहिए? हैंड वॉशिंग का जो एजुकेशन, अगर हैंड वॉशिंग पे हम डेमो दे रहे हैं तो उस टाइम पे महत्वपूर्ण समय क्या बताना चाहिए? केवल नहाते समय हैंड वॉश करना है, बच्चों को खाना खिलाने से पहले और शौच के बाद हैंड वॉश करना है, और रात को सोने से पहले हैंड वॉश करना है, बाहर बाहर से घर आने। तो मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया है। सबसे क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, उसके बाद हमें आंसर को टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। बच्चे को खाना खिलाने से पहले और शौच के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 10। कम वजन वाले बच्चों, लो बर्थ वेट के लिए कंगारू मदर केएमसी का मुख्य लाभ क्या होता है? जैसे कि सबसे जो केएमसी देने का लो बर्थ बेबीज है तो उसमें मेन इफेक्ट क्या पड़ेगा? बच्चे के सुंदर बनाना, शरीर का तापमान बनाए रखना, हाइपोथर्मिया से बचाव, बच्चे को अधिक सुलाना, बच्चे की लंबाई बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शरीर का तापमान बनाए रखना, हाइपोथर्मिया से बचाव, केएमसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीकाकरण के बाद बच्चे को हल्का बुखार आने पर माता को क्या सलाह देनी चाहिए? टीकाकरण के बाद अगर बच्चे को हल्का बुखार आ रहा है तो एक एनएम के तौर पे आप मदर को क्या एडवाइस करेंगी? टीकाकरण बंद कर देना चाहिए, क्या अगर फीवर आ रहा है तो टीकाकरण बंद कर दो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। घबराना नहीं है, सामान्य और पैरासीटामोल देनी चाहिए, एंटीबायोटिक दवा देनी चाहिए, बच्चे को नहलाना चाहिए। इतना इतना सीवियर नहीं होता कि एंटीबायोटिक की उसे नीड पड़े, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घबराना नहीं है, और यह सामान्य होता है, नॉर्मल है, सब साइड इफेक्ट है, और पैरासीटामोल की दवाई देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 12। पूरक आहार शुरू करते समय सबसे पहले क्या देना सबसे सुरक्षित माना जाता है? गाय का दूध, मसली हुई दाल का या चावल का पानी, बाजरा का के बिस्कुट, मिर्च मसाले। पूरक आहार शुरू करते समय सबसे पहले क्या खिलाने से? तो उस टाइम पे क्या होता है, बेबी जो जो इंसीजर्स जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, इतने हार्ड चीज़ों को नहीं खा पाते, तो वहाँ पे क्या करना है, हमें मसली हुई दाल या चावल का पानी स्टार्ट करना है शुरुआत में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMNCI कलर कोडिंग के अनुसार गुलाबी पिंक रंग क्या दर्शाता है? अभी मैंने बताया कि पिंक कलर और येलो कलर और ग्रीन कलर का क्या मतलब है। तो यहाँ पे पिंक कलर पूछा गया है, होम केयर देना, ओपीडी ट्रीटमेंट, अर्जेंट रेफर एंड स्वास्थ्य बच्चा। तो गुलाबी का होता है अर्जेंट रेफर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। बच्चों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए घर पर क्या सावधानी जरूरी है? बच्चों को मतलब दुर्घटनाओं से बचाना है तो घर पर क्या सावधानी हम रखेंगे? सिक्के और छोटी चीज़ें बच्चे के मुंह से दूर रखें, बच्चे को अकेले बाहर खेलने भेजें, घर के दरवाजे खुले रखें, बिजली के प्लग खुले छोड़ दें। तो सावधानी क्या जरूरी है? सिक्के के और छोटी चीज़ें बच्चों के बहुत से दूर रखें, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये इन चीज़ों से बच्चे को खतरा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है हमारा। विटामिन ए की कुल कितनी खुराकें 5 साल तक की उम्र में दी जाती हैं? ठीक है, कुल कितनी डोज़ हैं जो 5 साल तक की उम्र तक बच्चों को दी जाती हैं? तो 5 खुराक, 7 खुराक, 9 खुराक, 12 खुराक। तो यहाँ पे है 9 खुराक, ठीक है। टोटल 5 साल तक 9 खुराक जो 9 डोज़ हैं वो बच्चे को दी जाती हैं विटामिन ए की, ठीक है। एंड यहाँ पे गर्भवती महिला को टिटनेस टीडी का टीका लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को टीडी लग रहा है तो उसका मुख्य मेन पर्पस क्या है? माता को बुखार से बचाना, शिशु को नवजात टिटनेस से बचाना, बच्चे का रंग साफ करना, प्रसव के दर्द को कम करना। तो यहाँ टीडी लगाने का मेन पर्पस जो होता है टिटनेस से बचाना है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शिशु को दस्त होने पर स्तनपान के संबंध में क्या सलाह देनी चाहिए? स्तनपान बंद कर देना चाहिए, स्तनपान बार बार जारी रखना चाहिए, केवल पानी देना चाहिए, दूध की जगह चाय देनी चाहिए। तो यहाँ पे शिशु के दस्त होने पर स्तनपान के संबंध में सलाह देनी चाहिए।
स्तनपान बार बार जारी रखना ताकि उसे डिहाइड्रेशन, ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 18 है हमारा, 1 साल के बच्चे में खतरे का संकेत क्या है जो विकास की देरी देरी की ओर इशारा करता है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चा 2 से 3 शब्द बोलता है, बच्चा अपनी गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, बच्चा घुटने के बल चलता है, बच्चा अजनबियों को देखकर रोता है। तो यहाँ से 1 साल के बच्चे के लिए है तो बच्चा ये है कि बच्चे अपनी गर्दन भी नहीं संभाल पा रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये खतरे का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19, बच्चे 6 महीने के बाद पूरक आहार के साथ स्तनपान कब तक जारी रखना चाहिए। ठीक है, अब पूरा 6 महीने के बाद कम्प्लीमेंट्री फीडिंग तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये कब तक करना है, तो केवल 1 साल तक, कम से कम 2 साल या उससे अधिक, 1.5 साल तक, 6 महीने या उसके तुरंत बाद बंद कर देना। नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट है, कम से कम 2 साल तक और उससे 2.5 साल तक भी चला सकते हो, जारी कर रख सकते हो। घर में पीने का पानी सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। और ठीक है, तो आई होप सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही दोगे, कमेंट करके बताना इस ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। घर में पीने के पानी को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए, पानी को खुले में छोड़ देना चाहिए, पानी को ढककर रखें और लंबे हैंडल वाले बर्तन का उपयोग करें, पानी में हाथ डालकर गिलास भरें, पानी को कभी ना उबालें। तो इसका आंसर जो है आप ABCDE करके कमेंट बॉक्स में करना, बताना और फीडबैक भी देना कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।